ओके, हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली थी डाइपोल की वजह से। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। और वो दो तरीके, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सहायता से निकालना, मतलब एक्स वाई जेड की हेल्प से निकालना। एक होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट से निकालना। पोलर मतलब ध्रुवीय निर्देशांक, जिसमें आर थीटा होता है, जो आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा। ये वाला जो मेथड है ये लंबा जा रहा है, इसलिए हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे। हम इस वाले मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ऑल्दो दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या, सेम। एग्जाम में तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में आपको दोनों दिए हुए हैं, पर मैं इस वाले मेथड से कर रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा छोटा है और आपको याद रखने में आसान होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेट मेथड। ये लिखा हुआ है अल्टरनेट। अल्टरनेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आर और थीटा को यूज करके निकाला हुआ है। ये देखिए, वैकल्पिक लिखा है ना, क्योंकि ये आर और थीटा के लिए निकाला हुआ है। ये ऊपर जो निकाला हुआ है ना, ये एक्स वाई जेड की सहायता से। तो आर और थीटा को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको आर और थीटा की डायरेक्शन बताना चाहती हूँ। आर और थीटा की डायरेक्शन को समझने के लिए आप देखिए एक बार, ये अपना एक्स होता है और ये अपना वाई होता है, और इनका रिजल्टेंट इधर आता है जिसे हम आर कहते हैं। और तब यहाँ से एंगल बनता है थीटा। तो ये एक्स कंपोनेंट हो जाता है आर कोस थीटा और वाई कंपोनेंट हो जाता है आर साइन थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा है। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हमारे पास ये आ गया आर वेक्टर। तो आर कैप आपके पास इसी दिशा में जाता रहा है, तो इसी दिशा में एकांक सदिश लेना है। यूनिट वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में आएगा, तो आर कैप तो हम इसी दिशा में लेंगे। अब हमें पता है कि एक कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे है तो दूसरा उसके साथ क्या होता है, 90 डिग्री पे लिया जाता है। दूसरा उसके साथ 90 डिग्री पे लिया जाता है। तो अगर आर ये है हमारे पास, तो थीटा कैप क्या होगा, इस दिशा में आना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। लेकिन ये स्थिति, इसका मतलब हमारे पास, और ये मैंने कैसे लिया मैं बता देती हूँ। आर मेरे पास इधर आ गया था, ये मेरे पास आर कैप आ गया था। मेरे पास क्या था, इस एक्स दिशा से इस आर तक पहुंचने के लिए नीचे से शुरू करके मैं इस दिशा में गई, तब मुझे थीटा मिला। तो क्योंकि मैं इस दिशा में गई, इसलिए इसी आर के पास परपेंडिकुलर दिशा में, यहाँ पर 90 दिशा में मुझे थीटा कैप मिल गया। अगर आप इस दिशा में जाते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जाते हैं, तो थीटा कैप ऊपर लिया जाता है। लेकिन अगर आप घड़ी के दिशा में आते हैं, तो आप ऊपर से नीचे आते हैं, तो थीटा कैप नीचे लिया जाता है। तो हमारे साथ क्या सिचुएशन होगी, अब मैं बता देती हूँ। हमारा ये डाइपोल रखा हुआ होगा, जिसका प्लस क्यू चार्ज यहाँ होगा और माइनस क्यू चार्ज यहाँ होगा, और ओरिजिन हमारा यहाँ होगा। ओरिजिन से ये पॉइंट पी होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये वेक्टर हमारा आर होगा। तो क्योंकि इस दिशा में आर है, इसलिए इसी ही दिशा में आगे की तरफ हमें आर कैप मिल जाएगा। पर अब हम थीटा कौन सा लेंगे, थीटा हम कहाँ से मेजर करते हैं, जो हमारा डाइपोल रखा हुआ होता है उसकी जो दिशा होती है, उस दिशा से आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मैं रेड पेन यूज करती हूँ, तो हमारी ये जो दिशा है, ये तो डाइपोल की दिशा हो गई, करेक्ट। और जबकि पोजीशन वेक्टर आपका इस दिशा में आ रहा है, तो इस दिशा तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर से शुरू करके इधर आना पड़ा। तो एरो आपको किधर बना, ये आपका एंगल थीटा लेंगे। तो मैंने कहा था कि जब इधर जाना पड़े तो थीटा कैप ऊपर लेते हैं, और जब उल्टा आना पड़ेगा तो हमें थीटा कैप नीचे लेना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में हमारा थीटा कैप जो है वो हमारे आर कैप के साथ 90 का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि नीचे आ रहे थे, तो अगर आर कैप आपने इधर ले लिया, ये आपका आर कैप हो गया, तो आपको इस बार थीटा कैप कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। तो आर कैप अगर उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आर कंपोनेंट है वो आर कैप दिशा में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थीटा कंपोनेंट है वो थीटा दिशा में आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया है। अब एक चीज और, जब इधर आपका एक्स होता है
और इधर आपका y होता है और इन दोनों का कोई रिजल्टेंट लेना होता है तो वो बीच में कहीं पे आता है, करेक्ट। उसी तरह से अब मेरा अगर आर कैप इधर जा रहा है और थीटा कैप मेरा इधर आ रहा है, कितना एंगल में, 90 डिग्री में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाहिर सी बात है बीच में कहीं आएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, क्योंकि इधर उसका ER यानी R कंपोनेंट था, इधर उसका थीटा कंपोनेंट है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, E वेक्टर होगा। और उस E वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, R कैप ER प्लस थीटा कैप E थीटा, बिल्कुल वैसे ही लिखा है मैंने जैसे हम लिखते हैं I कैप EX प्लस J कैप EY, बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट में हम ऐसे लिखेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे हो गया। अब ये जो डायग्राम बना है ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, तो देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। ये अपना डाइपोल है, ओके, ये R वेक्टर हो जाएगा। ये अपना ऊपर एंगल जो बन रहा है वो थीटा है, इधर R कैप जा रहा है इसलिए ER आ रहा है, इधर थीटा कैप आ रहा है क्योंकि E थीटा है, और इधर इनका रिजल्टेंट आ रहा है, और R के साथ जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है जिसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। पोटेंशियल हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, कितना आता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है माइनस का डेल फाई, ये हमने डिराइव किया था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पोटेंशियल है उसमें हमारे पास थीटा और R है, तो जो डेल ऑपरेटर है उस डेल ऑपरेटर को हमने देखा था, ये होता है I कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस J कैप डेल बाय डेल वाई प्लस K कैप डेल बाय डेल जेड। ये कार्तीय निर्देशांकों में डेल संकारक का मान होता है, मतलब दिस इज द डेल ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमारे पास यही डेल ऑपरेटर पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी होता है, या फिर यूं कहो ध्रुवीय निर्देशांकों में भी होता है, या फिर यूं कहो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी होता है। तो आपके पास जो 3 निर्देशांक होते हैं ना x y z, उसी तरह से अगर हम 3 डायरेक्शन में जाएं तो वो होते हैं r थीटा फाई। ये वाला फाई और ये पोटेंशियल वाला फाई अलग है, तो आप इसे v से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये v है, ये भी आपका v हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, v ले लेते हैं ताकि ये हमारा आ जाएगा v। v का मतलब पोटेंशियल होगा। अब आपको जिस तरह से हमने ये वाला फॉर्मूला किया था उसी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन फिलहाल हम नहीं करेंगे कि r थीटा और फाई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डेल ऑपरेटर का मान कैसे आया, ये फिलहाल हमारा काम नहीं है। MSc में शायद इसका डेरिवेशन है, या फिर BS, हाँ सॉरी सेकेंड ईयर में है, BSc सेकेंड ईयर में एक पेपर आता है मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा लिख के, कि जो डेल ऑपरेटर होता है अगर उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वैल्यू होती है तो वो होता है I कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस J कैप डेल बाय डेल वाई प्लस K कैप डेल बाय डेल जेड। उसी तरह से डेल ऑपरेटर का R थीटा और फाई इन 3 निर्देशांकों में लेते हैं तो वो होता है R कैप डेल बाय डेल R प्लस 1 बाय R डेल बाय डेल थीटा, और ये होता है थीटा कैप में, प्लस 1 ये होता है फाई कैप में, R साइन थीटा डेल बाय डेल फाई। तो आपको डायरेक्टली फिलहाल के लिए ये वाला ऑपरेटर याद रख लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ 5 में नेगेटिव साइन आ गया, ये देखिए जो मैंने अभी बताया, डेल बाय डेल आर आर कैप, 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा थीटा कैप, 1 बाय आर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल 2 ही कोऑर्डिनेट है, आर कैप और थीटा कैप, तो इस वाले पूरे टर्म को हटा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में ही डील कर रहे हैं, हम तीसरी डायमेंशन ले ही नहीं रहे हैं, तो वो टर्म हटा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर फाई जो लिखा हुआ है, ये फाई की जगह आप वी ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और ये यहाँ पे वी आ जाएगा। तीसरा वाला अप्लाई हुआ ही नहीं है, तो ये वी, ये वाला जो टर्म है ये वी पे अप्लाई हो चुका है, और ये वाला टर्म भी आपका वी पे अप्लाई हो चुका है, तो हमें 2 मिले हैं यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें मिली है माइनस का आर कैप डेल वी बाय डेल आर और माइनस का थीटा कैप 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। तो ये वाला पार्ट अगर इसको कंपेयर करें किससे, आर कैप ई आर प्लस थीटा कैप ई थीटा, तो हमें ई आर क्या मिल रहा है,
देख लीजिए एक बार, आर कैप और आर कैप कोफिशिएंट क्या है, इधर ई आर है तो इधर क्या आ रहा है, डेल वी बाय डेल आर विद नेगेटिव साइन। तो ये देख लीजिए हमारा ई आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का डेल वी बाय डेल आर, और ई थीटा क्या आ रहा है आपके पास, थीटा कैप के अलावा, थीटा कैप के अलावा हटा दो, माइनस का 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई थीटा। तो हम ई आर निकालेंगे और फिर ई थीटा निकालेंगे। तो ये देखो हमारे पास ई थीटा आ जाएगा, पाई की जगह मैंने वी लिया है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब सबसे पहले ई आर निकालते हैं। ई आर हमारे पास था माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर, तो वो हो जाएगा माइनस का डेल बाय डेल आर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो के कांस्टेंट रहेगा, पी कांस्टेंट रहेगा और कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो इन सबको बाहर ले लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो के पी कॉस थीटा तो बाहर आ जाएगा, और जो 1 बाय आर स्क्वायर होता है इसका अवकलन होता है -2 अपॉन आर क्यूब। आप एन आर की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा। तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो प्लस में आपको मिल जाएगा 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, क्योंकि देखो के पी कॉस थीटा तो एज इट इज है और 2 बाय आर क्यूब जो है हमारा फॉर्मूले से आया है। तो ई आर हमें मिल चुका है। सिमिलरली ई थीटा निकालते हैं, तो माइनस का 1 बाय और डेल बाय डेल थीटा, इस बार आपका आर स्क्वायर कॉमन रहेगा और सिर्फ कॉस थीटा का होगा, और कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। तो एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ओके, तो हमें मिल चुका है ई आर और ई थीटा। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं। कौन से फॉर्मूले में हम रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। जो ई आर है उसे आर कैप के साथ और जो ई थीटा है उसे थीटा कैप के साथ। तो ये देखिए हमारे पास ई आर की वैल्यू क्या मिली है, ई आर हमें मिला था 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा हमें मिला है के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे आर कैप के साथ में, इसको हम लिखेंगे थीटा कैप के साथ में। तो जब ई वेक्टर लिखेंगे तो आर कैप और ये पूरा टर्म प्लस थीटा कैप और ये पूरा टर्म। अब दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो केपी इसमें भी कॉमन है, केपी इसमें भी कॉमन है, आर क्यूब इसमें भी कॉमन है, आर क्यूब इसमें भी कॉमन है। तो केपी अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लो। केपी अपॉन आर क्यूब कॉमन लेने के बाद में हमारे पास ये बचेगा, केपी अपॉन आर क्यूब में 2 कॉस थीटा आर कैप के साथ बचेगा और साइन थीटा थीटा कैप के साथ में बचेगा। मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिस तरह से अगर एक्स वाई जेड होता तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होता, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये 1/2 लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो के पी अपॉन आर क्यूब तो एज इट इज रहेगा, तो के पी अपॉन आर क्यूब तो एज इट इज रहेगा। 2 कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो है वो साथ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा। अब अगर परिणामी क्षेत्र की दिशा आर सदिश से अल्फा कोण बनाती है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जिस तरह से आपके पास इधर सपोज ई एक्स हो और इधर ई वाई हो, तो रेजल्टेंट मेरा आ रहा है मान लीजिए ई वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा। तो ये tan अल्फा क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो dy की दिशा में कौन सा है, y दिशा में कंपोनेंट है ई वाई, और x दिशा में कंपोनेंट कौन सा है, ई एक्स। सिमिलरली इधर आपका आ रहा है आर कैप, और इधर आपका आ रहा है थीटा कैप, और इधर आपका आ रहा है ई वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ई थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, ई आर। ई थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। तो ई थीटा आपको ये मिला, ये देख लीजिए ई थीटा, और ये आ जाएगा ई आर। तो ये ई थीटा मिला था हमें और ये हमें मिला था ई आर। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। केपी से केपी कैंसिल,
आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल और 2 आ जाएगा, तो 1/2 tan थीटा। तो एग्जाम में कई बार आपको ये भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, इसलिए मैंने ये वाला मेथड लिया है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, द टॉर्क एंड द फोर्स ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल, अच्छा इंग्लिश मीडियम में मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये ऑल्टरनेट मेथड नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ना। तो पोटेंशियल दिया हुआ था हमें, ये फॉर्मूला देखो इन्होंने तो V यूज किया है, ये वाला टाइम 0 हो रहा था तो हमारे पास सिमेट्री से ये 0 आ जाएगा। फिर हमने सबसे पहले ER निकाला, फिर हमने यहाँ पे E थीटा निकाला, फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्शन निकाल ली। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉर्क पे। तो टॉर्क और फोर्स की जगह एक डाइपोल लेंगे और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इस तरह से आपका एक डाइपोल रखा हुआ है जिसके B सिरे पर चार्ज रखा हुआ है +Q और जिसके A सिरे पर चार्ज रखा हुआ है -Q। तो सबसे पहले अगर ऐसे डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये डाइपोल है मेरा, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे -Q है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जब +Q पे लगेगी तो जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी दिशा में फोर्स लगाती है। तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, QE, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट हैंड साइड। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इधर कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू QE। वैसे मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे +QE, यहाँ पे -QE, लेकिन मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी। तो क्योंकि इस साइड में जितना फोर्स लग रहा है नेगेटिव साइड में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, रेजल्टेंट फोर्स आपके पास 0। तो इसका मतलब डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लगता है क्योंकि नेट फोर्स आपके पास 0 हो जाता है। तो ये +QE लिखा हुआ है, ये -QE। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो माना D लंबाई का एक विध्रुव AB किसी सम विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, यानी कि मान लीजिए कोई डाइपोल है हमारे पास D लेंथ का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, A पर -Q चार्ज है और B पर +Q चार्ज है, और जो हमारा डाइपोल है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर था और डाइपोल इधर रखा हुआ था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। B पर +Q होने के कारण +QE चार्ज और A पर -Q होने के कारण -QE फोर्स लगता है, ठीक है। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो कोई भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल आगे पीछे कैसे खिसक सकता है। तो समान विद्युत क्षेत्र में रेखीय विस्थापन नहीं होगा। अंग्रेजी में आ जाओ। तो लेट अ डाइपोल AB ऑफ लेंथ D is placed in uniform electric field. Okay, charge -Q is placed at A पॉइंट पे -Q चार्ज को प्लेस किया है, and +Q is placed in B and the axis of dipole, यानी डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाती है। ओके, +QE चार्ज लगेगा +Q पर और -QE चार्ज फोर्स लगेगा -Q पर, तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा 0। आई होप यहाँ तक। सो कोई भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो बात हो गई फोर्स की खत्म। अब हम करते हैं टॉर्क की बात। आप जानते हो कि टॉर्क के चांसेस हैं, ये डाइपोल को अगर इधर से ये फोर्स लग रहा है और इधर से ये फोर्स लग रहा है तो खुद विजुअलाइज करो कि चांसेस है कि ये सिरा इधर घूमेगा और ये सिरा इधर घूमेगा, तो यहाँ पर रोटेशन के चांसेस हैं, यानी ये डाइपोल आगे पीछे तो नहीं खिसकेगा क्योंकि दोनों साइड में फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन ये रोटेट हो सकता है क्योंकि एक इसको पकड़ के इधर खींच रहा है और एक इसको पकड़ के इधर खींच रहा है, यानी एक इधर खींचना चाह रहा है एक इधर खींचना चाह रहा है, तो ये बेचारा घूम जाएगा। रोटेशन के चांसेस हैं, और रोटेशन किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। तो हम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F या फिर RF साइन थीटा। करेक्ट। हमारी सिचुएशन में ये लेंथ हमें दी हुई है D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे तरफ बढ़ाते हैं और इसको इधर बढ़ाते हैं, तो ये 90 का एंगल बन रहा है और ये एंगल हमें थीटा डायग्राम में दिया हुआ है। अब बाय ज्योमेट्री साइन थीटा की वैल्यू आप निकालिए। दिस इज सपोज, मान लीजिए ये है A, B और C।
तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लंब कितना है AC, कर्ण कितना है AB, तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा AB साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास D साइन थीटा। तो ये जो लंब है वो हमें कितना दिया हुआ है, D साइन थीटा, करेक्ट, लंबवत दूरी। टॉर्क का दूसरा तरीका ये भी होता है, ध्यान रखना, तो हमारे पास जो फोर्स लग रहे होते हैं, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, ध्यान रखना। सपोज आपके पास इस तरह से है, एक फोर्स आपके पास यहाँ लग रहा है और एक फोर्स आपके पास यहाँ लग रहा है, तो टॉर्क निकालने का एक तरीका ये होता है कि इधर भी F लग रहा है और इधर भी F लग रहा है, तो टॉर्क जो निकालने का तरीका होता है वो होता है F, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F, और ये जो दोनों फोर्स लग रहे होते हैं इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी लेनी होती है। तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, ये देखिए, लंबवत दूरी निकालने के लिए ये लाइन को पूरा मिलाइए, ये लाइन को पूरा मिलाइए, इसी तरह से इस लाइन को भी पूरा मिलाइए। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाली है, क्योंकि देखो एक F यहाँ लग रहा था और एक F यहाँ लग रहा था, तो अगर इस लाइन को आगे मिलाओ और इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाओ तो ये लंबवत दूरी कितनी है आपके पास, D साइन थीटा, तो टॉर्क अपने पास क्या हो जाएगा, D साइन थीटा, तो FD साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा टॉर्क। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, QE है, तो QE तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, D साइन थीटा हमारे पास हो जाएगी। इसमें हम Q और D को अगर मैं साथ में लिख लूं तो QD साथ में आ जाएगा, और इधर है E साइन थीटा। Q इंटू D कितना होता है, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो कितना रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू 90 रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस कंडीशन में साइन 90 हो जाता है 1, और वो वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपली PE हो जाएगा, राइट। और टॉर्क मिनिमम, मिनिमम टॉर्क आपके पास जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 जितना भी होगा, उस कंडीशन में मिनिमम टॉर्क आपके पास कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखिए ये चीज हमने करी है, टॉर्क की वैल्यू निकाली है, बल का परिमाण और लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी D साइन थीटा, और ये हमारे पास PE, और टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और थीटा इक्वल टू 90 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और थीटा इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अब मैं इंग्लिश में दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ तक हम कर चुके थे, ये देखिए टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, और ये देखिए P क्रॉस E आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किसी डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, वर्क डन का एक फॉर्मूला आप जानते हैं, F.dr, किसी पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, उसी तरह से घुमाने में जो काम करना पड़ता है वो देखिए, फोर्स जहां पर भी आता है, फोर्स लीनियर मोशन यानी रेखीय गति में जो काम फोर्स का होता है, रोटेशनल मोशन में यानी घुमावदार गति में वही काम कौन करता है, टॉर्क करता है। और लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो अगर रोटेशन हो रहा होगा तो एंगुलर रोटेशन आएगा, तो टो डी थीटा हो जाएगा। यहाँ आप R1 से R2 में लेके जाएंगे तो यहाँ आप θ1 से θ2 में लेके जाएंगे। इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे F.dr होता है। फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, टॉर्क। dr का रोल कौन प्ले कर रहा है, d थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, PE साइन थीटा, तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा। तो PE तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का cos थीटा। लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन को इंक्लूड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्क डन होता है, यानी कि हमारे पास अब एक एग्जाम्पल है, अगर थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू 90, तो θ1 आपका 0 था यानी शुरू में वो 0 डिग्री पे था और फाइनली आप कहां पर ले गए उसको, परपेंडिकुलर। तो बस θ1 की जगह 0 पुट कर दो और θ2 की जगह 90 पुट कर दो, तो कितना वर्क करना पड़ेगा अपन को,
पीई के बराबर वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह से थीटा इक्वल टू 0 से अगर थीटा इक्वल टू पाई ले जाना हो तो थीटा 1 की जगह 0 आ जाएगा और थीटा 2 की जगह पाई आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2पी। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, तो इन जनरल फॉर्मूला ये होता है, टो की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर 0 से हमें परपेंडिकुलर ले जाना है तो वर्क डन ये हो जाएगा, और 0 से बिल्कुल ऑपोजिट ले जाना है तो हमें वर्क डन ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी हमें ले जानी है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी पहली बात की होती क्या है, हमें ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको बस याद करनी पड़ेगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ मत पढ़िए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए आपको पता है कि इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लेते हैं, क्यू चार्ज की। हम सबसे पहले इन्फिनिटी पे उस चार्ज को इमेजिन करते हैं, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं और इसी को हम रेफरेंस मानते हैं, निर्देश स्थिति हम किसको मानते हैं, अनंत को मानते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम क्या देते हैं कि कोई क्यू चार्ज जो कि पहले कहां पर मौजूद था, इन्फिनिटी पे, अनंत पे मौजूद था, और हमें उसे किसी पॉइंट तक लाना है, और वो पॉइंट कहां पे मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अनंत से किसी आवेश को फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वही क्या कहलाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमारे पास सिचुएशन ये है कि जो डाइपोल है वो आगे पीछे तो खिसक ही नहीं सकता, तो हम उसे अनंत से तो ला नहीं सकते, वो तो अपनी जगह पर रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें इस बार निर्देश स्थिति यानी रेफरेंस पोजीशन किसको माने, क्योंकि यहाँ तो आपने इन्फिनिटी को मान लिया क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले जो निर्देश स्थिति है वो आप ध्यान रखिए, वो हम 90 डिग्री को मानते हैं। इसका ये मतलब है कि शुरुआत में अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा हुआ है तो हम डाइपोल को बिल्कुल उसके साथ 90 डिग्री पे इमेजिन कर लेते हैं, और अब हम 90 डिग्री से इसको इधर या इधर किसी थीटा एंगल पर ले जाएंगे। तो 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल पर ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा वही काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो मैं बता देती हूँ, स्थितिज ऊर्जा की गणना सदैव किसी निर्देश स्थिति के सापेक्ष की जाती है, ओके, और इसका चयन सुविधा के अनुसार किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी थीटा इक्वल टू 90 को निर्देश स्थिति मान लेते हैं, और क्षेत्र की दिशा से किसी दूसरे कोण थीटा पर उसको रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो वर्क डन ही लेना है हमें, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा 1 से थीटा 2 था, और कितना था, टो दी थी ना। अब थीटा 1 यानी इनिशियली हमने उसको कहाँ माना है, 90 से, और थीटा 2 यानी इन जनरल किसी थीटा पे। तो देखिए 90 डिग्री से थीटा तक ले जाने में किया गया कार्य, वर्क डन का फॉर्मूला कितना है, टो थीटा। तो यही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही हमारे पास क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी, ठीक है। माइनस साइन को अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो टो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पीई साइन थीटा हो जाएगा, ओके, पीई साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। चलिए रखते हैं आगे, देखो ये क्या कर रहा है, अभी बताऊंगी, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, मैं बता दूंगी ये नेगेटिव कैसा है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पर इस पीई को बाहर रख लो, और यहाँ पर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और 90 से थीटा को रखो। आंसर कितना आ रहा है आपके पास, माइनस पीई कॉस थीटा, राइट, माइनस पीई कॉस थीटा। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व किया, कितना आंसर आ रहा है, माइनस पीई कॉस थीटा आ रहा है। माइनस पीई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का पी डॉट ई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस पीई हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इंग्लिश में दिखा देती हूँ, ये इतना बड़ा कुछ था जिसमें पहला वाला पैराग्राफ नॉट इम्पोर्टेंट,
कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डन ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पोजीशन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का, ये मैंने हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। एंड सिलेक्शन ऑफ दिस रेफरेंस पोजीशन इज डन एज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के बेस पे करते हैं। डाइपोल सिचुएटेड फॉर 90 डिग्री is considered as reference, therefore keeping at angle theta we need potential energy is equals to this value। इस माइनस को हटा दीजिए, हमारे पास ये आ जाएगा 90 से लेके सॉल्व करोगे तो वो माइनस ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया वो नेगेटिव इंक्लूड हो रहा है हमारे फॉर्मूले में। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगी आपको, देखो नेगेटिव साइन आगे, ध्यान रखना नेगेटिव है, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा माइनस का पीई, दिस इज यू मिनिमम। यू मैक्सिमम को 0 मत कर देना क्योंकि यू मैक्सिमम 0 से भी ज्यादा हो सकता है। थीटा इक्वल टू पाई रखोगे तो पाई पे ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस होके आपको प्लस पी ही मिल जाएगा जो कि 0 से ज्यादा है। तो थीटा इक्वल टू 90 पे कुछ नहीं मिलेगा, 90 रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में थीटा इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिलेगा और थीटा इक्वल टू पाई पे मैक्सिमम मिलेगा। यही हिंदी में देख लीजिए आपके पास ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, या फिर किसी गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या समावेशित गोले की विद्युत ऊर्जा। बता देती हूँ कि इसमें पढ़ेंगे क्या बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है अंदर लेकिन चार्ज नहीं है उसके पास, बाहर से इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे इतना कि पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके वॉल्यूम के अंदर फैल जाए। अब ये चार्ज स्फीयर हो गया, तो ये करने में ऑब्वियसली इसके पास पॉजिटिव चार्ज हम दे रहे हैं तो काम करना पड़ रहा है, वही काम इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो कितना काम करना पड़ा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और वही इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या वैद्युत ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो यही आपकी हेडिंग है। गोले को समावेशित, समावेशित का मतलब होता है समान रूप से आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अंग्रेजी में देख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, या फिर आपके पास एग्जाम में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये भी आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो ये मेरा सेंटेंस क्वेश्चन एग्जाम में लिख लीजिएगा, यही डेरिवेशन करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल आर रेडियस का गोला है और उसमें हमको टोटल चार्ज कैपिटल क्यू भरना है। अगर हमें कैपिटल आर रेडियस में कैपिटल क्यू चार्ज समान रूप से भर दें तो उसके पास आवेश घनत्व कितना आएगा। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। तो चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल चार्ज हमने दिया है क्यू और कितने वॉल्यूम में जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा रो का ये वाला। सो आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि वो सकेंद्रिक अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि वो जो सॉलिड स्फीयर है, वो सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सबसे पहले हमने एक पॉइंट रखा, उसके चारों तरफ एक परत चढ़ाई, गोलाकार लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई, फिर एक और लेयर चढ़ाई, फिर एक और लेयर चढ़ाई, फिर एक और लेयर चढ़ाई। अब मैं तो ये लेयर के बीच में स्पेस रख रही हूँ, लेकिन आप स्पेस मत समझिए। एक छोटा सा पॉइंट है, उसके ऊपर एक परत आपने चढ़ाई, फिर उसके ऊपर एक परत आपने चढ़ाई, फिर उसके ऊपर आपने एक परत चढ़ाई, फिर आपने एक परत चढ़ाई, ऐसे कर करके आपका लास्ट में सॉलिड स्फीयर बन गया। आ गई आपको बात समझ में। जैसे मुझे इसकी मोटाई बढ़ानी है तो यहाँ पर एक लेयर चढ़ाती जाऊंगी मैं। अब जब आप एक लेयर चढ़ाते हैं, उस लेयर को अलग से रख के अगर अपन देखें तो वो जो लेयर है वो कैसे रूप में दिखाई देती है अपन को, स्फेरिकल शेल, गोलीय कोश। आई होप 11th 12th में आपने स्फेरिकल
शेल के बारे में पढ़ा है। गोलीय कोश जो होता है वो प्लास्टिक की जो बॉल होती है ना, बचपन में खेलते थे, अंदर से खोखली होती है, सिर्फ प्लास्टिक की एक बाहर लेयर होती है। जबकि जो मेन क्रिकेट, ओरिजिनल क्रिकेट होता है उसमें कॉक की बॉल खेलते हैं, वो अंदर से स्टफ भरा हुआ होता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फीयर, वो हमारा ठोस गोला हो गया। और एक स्फेरिकल शेल जो है वो अंदर से खोखला है, सिर्फ बाहर बाहर लेयर पे उस पे मटेरियल है। तो हमने ये मान लिया है कि जो हमारा ठोस गोला है वो ऐसे ही छोटे छोटे स्फेरिकल शेल से बना हुआ है। छोटा सा स्फेरिकल शेल होगा, उसके ऊपर फिर एक और लेयर चढ़ाएंगे, फिर एक और लेयर चढ़ाएंगे। ये इस लाइन का मतलब था। ओके, तो संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए ये मान सकते हैं कि वो जो गोला है वो अल्प मोटाई के, छोटी छोटी मोटाई के विभिन्न गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि छोटा सा पॉइंट था, ये देखो ब्लू वाला पॉइंट मैंने बना रखा है। इस वाले ब्लू पॉइंट के चारों तरफ मैं पॉजिटिव चार्ज की लेयर चढ़ाती गई, चढ़ाती गई, चढ़ाती गई, चढ़ाती गई। चढ़ाते चढ़ाते क्या हुआ कि स्मॉल आर रेडियस, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस का गोला मेरा बन गया। और ये जो स्मॉल आर रेडियस का नीले कलर का गोला बना हुआ है, इतना फिलहाल मैंने चार्ज कर दिया है, और इसके बाहर का हिस्सा फिलहाल मैंने चार्ज नहीं किया है। तो डायग्राम में देखिए, जो ब्लू शेडेड वाला पार्ट है वो चार्ज है, और उसके ऊपर वाला हिस्सा, हमें कैपिटल आर तक जाना है, हम अभी स्मॉल आर तक गए हैं। तो इसी तरह से माना स्मॉल आर रेडियस वाला जो गोला बना है उसमें हमने अभी तक कितना चार्ज भर दिया, स्मॉल क्यू भर दिया। ठीक है, तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो हमने छोटा वाला स्मॉल आर रेडियस का गोला भरा है, अगर उसमें चार्ज क्यू है, पहले तो इस स्मॉल आर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। रो क्या होता है, रो होता है आपके पास आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है आपके पास, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो आप मुझे बताइए, अगर एकांक आयतन में आवेश की मात्रा है रो, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा कितनी होगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और वो हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल क्यू के इक्वल है, क्योंकि हमने 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर जो आवेश दिया है वो कितना है, क्यू। तो आई होप ये वाला फॉर्मूला अपन को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है हमें कि ये जो गोला हमने बनाया है, इस गोले के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपने 11-12 के अंदर पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गोला है, उसके पास चार्ज Q है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है तो सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल का मान कितना है, KQ/R। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है KQ1 Q2/R। इसे मैं लिख सकती हूँ KQ1/R इंटू Q2। ठीक है, अब KQ1/R क्या है, अगर यहाँ पे Q2 नहीं होता और मैं आपसे पूछती कि यहाँ पर पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल की वैल्यू के लिए आप मुझे क्या बोलते, KQ1/R। यानी इस KQ1/R को मैं लिख सकती हूँ V और Q2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है कि जहां पर आपका, और ये Q2 चार्ज जो है ये यहाँ पर रखा गया है, किसने रखा, इन्फिनिटी से लाके यहाँ तक रखने में किया गया कार्य, यही पोटेंशियल एनर्जी थी। तो उसका दूसरा फॉर्मूला कितना होता है कि जिस चार्ज को आप लाना चाहते हो इन्फिनिटी से, उस चार्ज से जहां पर आप लाके रखना चाहते हो वहां पर अगर पहले से कोई पोटेंशियल मौजूद है, तो अपने जिस चार्ज को आप ला रहे हो और जो पोटेंशियल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी।
तो यहाँ हम यही करेंगे। यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ हमारा छोटा गोला तो बन चुका है, इसको तो हमने चार्ज दे चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ानी है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर चढ़ानी है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर चढ़ानी है। और वो जो लेयर है उसकी मोटाई कितनी रखनी है, dr मोटाई रखनी है। तो dr मोटाई की लेयर चढ़ाने के लिए हमें ये देखना होगा कि जहां पर हम लेयर चढ़ा रहे हैं वहां पर पहले से पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल कितना है, q चार्ज दिया हुआ है अंदर वाले गोले को और रेडियस कितनी है, r है, तो पोटेंशियल कितना होगा, k q अपॉन r। इस पोटेंशियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना चार्ज हम लाके इसकी लेयर पे चढ़ा रहे हैं। अब जो लेयर है वो उसकी मोटाई कितनी है, dr। तो लेयर कैसी दिखाई दे रही है, लेयर हमारी ऐसी दिखाई दे रही है। ये लेयर हमें चढ़ानी है, इस लेयर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस लेयर से हमें उसको जाके गोले को ढक देना है, चढ़ा देना है। तो ये लेयर जहां पे चढ़ाई जाएगी वो अंदर वाले गोले का सरफेस ही होगा, और अंदर वाले गोले के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। तो इस v से मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको, किसको, इसके पास कितना चार्ज है, मान लीजिए इसके पास चार्ज है dq। तो वो dq जो चार्ज है उस dq चार्ज से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमारे पास गोले के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर पोटेंशियल है। Q का मान हम इक्वेशन 2 से ये रखते हैं, तो यहाँ पर जो Q है इस Q की जगह ये मान रख देते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, रख के देख लीजिए, K बाय आर और Q की जगह क्या रखेंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। K की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना है, R रेडियस और dr मोटाई का जो गोलीय मतलब जो हमारी लेयर है, इस गोलीय कोश को मैं लेयर बोल रही हूँ, उसको हमें चार्ज, उसके पास चार्ज कितना है, dq है, तो उसे हमें चार्ज देना पड़ेगा। अब वो dq चार्ज कैसे निकालेंगे, तो वही सबसे पहले इस dr मोटाई और ये dr की रेडियस कितनी होगी, r होगी। क्यों r होगी, क्योंकि जिस गोले पे ये चढ़ाई जाएगी उस गोले की रेडियस आपके पास कितनी है, r है। तो ऑब्वियसली आपको इसकी लेयर की रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी, r ही रखनी पड़ेगी। हल्का सा मान लीजिए r से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन उस r में अगर अपन वैसे r प्लस dr होती है इसकी रेडियस, ध्यान रखना इसकी रेडियस r प्लस dr होगी, पर ये r इतना बड़ा होता है कि इसके सामने इस dr को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम रेडियस तो इसकी मानते हैं r, और इसकी जो मोटाई मानते हैं, इसकी जो मोटाई हम मानते हैं वो कितनी मानते हैं, dr। तो आप मुझे बताइए r त्रिज्या और dr मोटाई के किसी लेयर यानी गोलीय कोश जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आयतन आप याद रख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर dr, ये वॉल्यूम होता है किसका, त्रिज्या r और कोई dr मोटाई का। अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है, गोलीय कोश है, 11th-12th में देख लीजिएगा, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर dr। क्योंकि आयतन का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया हमारे पास सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, और उसकी मोटाई कितनी है हमारे पास, dr। तो मोटाई कितनी है, dr, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर dr। अब फिर वही चीज बोलना चाहती हूँ कि एकांक आयतन में आवेश कितना देते हो आप, रो, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr को आवेश कितना दोगे, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये वाला दे दोगे ना, एकांक आयतन को अगर रो दे रहे हो तो इतने आयतन को कितना दोगे, इतना दोगे। और ये आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा dq का फॉर्मूला, ये dq का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr, करेक्ट। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली उस dq से मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल को। मैंने पहले ही कहा था कि पोटेंशियल को जो चार्ज आप देना चाह रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था पोटेंशियल और ये हमारा था dq। ऊपर से बैक जाके देख लीजिएगा, ये हमारा था पोटेंशियल
और ये हमारा था dq। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना कब आई है, जब हमारा इतना गोला तो बन चुका था और इसके ऊपर केवल हमने एक लेयर चढ़ाई थी। एक लेयर चढ़ाने के लिए हमें जितना काम करना पड़ा था सिर्फ इतना वाला पोर्शन जो था वो था, राइट। अगर हमें पूरा गोला बनाना है, कितना बनाना है, कैपिटल आर रेडियस का, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेशन के लिए आप इस वाले पार्ट को भूल जाइए, आप सिर्फ इंटीग्रेशन डी यू में याद रखिए। और डी यू का फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर रेज टू पावर 4 और डी आर। इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, आर पे, तो लिमिट किसकी लगेगी, आर की। अब आप बताइए जो आपका गोला बना है उसकी हाईएस्ट जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, तो अपर लिमिट तो जाएगी आर। और बनाना शुरू हमने बीच में से, हमने तो रैंडमली बीच में ले लिया था, जबकि हमें तो शुरू से बनाना था। तो शुरू में सबसे पहला गोला कहाँ बनेगा, यही बनेगी, सबसे पहली लेयर तो सेंटर पे ही जाएगी। तो सेंटर पे रेडियस कितनी होगी, 0, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से r तक। तो 0 से r तक यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सारे टर्म कांस्टेंट है, केवल r की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, r की पावर अपॉन 5 और हम कैपिटल R वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अब हम रो की वैल्यू रखेंगे। रो हमारे पास कितना था, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो रो की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो देखो कितना आ जाएगा, 16/15 पाई स्क्वायर, रो का स्क्वायर है, रो का स्क्वायर मतलब Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब का स्क्वायर के r की पावर 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, उसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास 0 से यानी सेंटर से जब हम लेयर पे लेयर चढ़ाते जाएंगे तो कैपिटल आर का जो गोला है उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी लगेगी, और यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में दिखा देती हूँ। तो रो हमने सबसे पहले निकाला था, फिर हमने क्यू की वैल्यू निकाली थी, राइट, फिर हमने पोटेंशियल निकाला था, और उसके बाद हमने जो डी आर लेयर वाली चढ़ाई थी उसका चार्ज था हमारे पास, नोट्स प्रिपेयर करने का काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है, ठीक है। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन रखा हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 3/5 kq²। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर पूरा वॉल्यूम में चार्ज भरने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली थी वो ये है। मान लीजिए अगर ये सॉलिड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, यदि त्रिज्या r के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। ये क्या बोल रहा है, क्या अंतर आएगा चालक गोला में, क्या होता है। देखो, अगर आपके पास नॉन कंडक्टर होता है, अभी हमने जो पढ़ा था वो नॉन कंडक्टर था ये भी सॉलिड, ठीक है। नॉन कंडक्टर को बोलते हैं अचालक। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में हम अगर चार्ज अंदर भरते हैं तो वो चार्ज अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है। लेकिन यही अगर सॉलिड स्फीयर है लेकिन कंडक्टिंग है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड का मतलब अंदर मेटल भरा हुआ है, ठोस गोला है, लेकिन है वो क्या, चालक का बना हुआ है। तो इसको अगर आपने अंदर चार्ज भर भी दिया तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर भरा हुआ सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो जितना भी आप चार्ज दोगे अंदर, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पड़ा रहेगा, बाहर ही पड़ा रहेगा। ध्यान रखना, अंदर चार्ज 0 ही होता है, ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो चाहे आपको एग्जाम में ये पूछा जाए या फिर आपको ये कहा जाए कि कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, गोलीय कोश है, गोलीय कोश। अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग, इसमें आप कंडक्टिंग भी लगा सकते हो, तीन चीजें एक जैसी होगी, ध्यान रखना, तीन चीजें एक जैसी होगी। अगर कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है तो होना चाहिए गोलीय कोश।
स्फेरिकल शेल, और अगर कंडक्टिंग है और सॉलिड है तो भी ये सेम चीज आ जाएगा। मतलब दिस इज वन केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस, तीनों के लिए सेम डेरिवेशन करना है आपको। यानी कि चालक गोलीय कोश, अचालक गोलीय कोश या चालक ठोस गोला, तीन शब्द मैंने बोले हैं, नोटबुक में लिख लीजिए। तीनों के लिए सेम डेरिवेशन होगा। इंग्लिश में आई एम स्पीकिंग कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, इन तीनों के लिए डेरिवेशन सेम होगा, जो कि हम अभी करने वाले हैं। कारण इन तीनों के लिए जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे ही रहता है। सॉलिड अगर अंदर है लेकिन वो कंडक्टिंग है, तो अगर आपने अंदर चार्ज भर भी दिया तो वो सरफेस पे आ जाएगा। और अगर स्फेरिकल शेल है, अगर स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल में मटेरियल अंदर होता ही नहीं है, अंदर मटेरियल होता ही नहीं है। प्लास्टिक की बॉल समझ लो, केवल लेयर है। तो अगर आप चाहोगे भी तो भी चार्ज कहाँ रहेगा? बाहर ही रहेगा, क्योंकि अंदर तो मैटर ही नहीं है, अंदर तो खाली है, वैक्यूम है। वैक्यूम में चार्ज कैसे दोगे? तो चार्ज आपके पास मैटर के अंदर ही होगा, तो बाहर ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में क्योंकि हमेशा चार्ज सरफेस पे ही जाएगा, इसलिए मान लीजिए चार्जिंग करते करते किसी टाइम पे, चार्जिंग करते, ये आर रेडियस है, हमने इसको चार्ज देते गए, किसी टाइम में हमें टोटल चार्ज कितना देना है? कैपिटल क्यू। किसी टाइम पे हमने चार्ज कितना दे दिया? स्मॉल क्यू चार्ज दे चुके थे। तो जब हमने स्मॉल क्यू चार्ज दिया था उस वक्त इसके सरफेस पे पोटेंशियल डेवलप हो चुका था, और वो कितना हो चुका था? के क्यू बाय आर। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन आर हो चुका है। कब? जब हम स्मॉल क्यू चार्ज दे चुके हैं। तो अब हमें डी क्यू चार्ज मान लीजिए और देना है। तो जब हमें डी क्यू चार्ज देना होगा तब वहां पर ऑलरेडी कितना पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करना है कि हमें कितना चार्ज देना है। तो ऑलरेडी पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन आर, और हमें कितना चार्ज देना है? डी क्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है? ऐसे ही डी क्यू ला के हमें इकट्ठा करना है। तो टोटल चार्ज कब तक? जब तक क्यू ना हो जाए। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये रहा इंटीग्रेशन लग गया। अब इंटीग्रेशन किस पे जा रहा है? क्यू पे जा रहा है। तो शुरुआत में हमने 0 चार्ज दिया था और अंतिम चार्ज हमारा था क्या? कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है? क्यू स्क्वायर बाय 2 होता है। और लिमिट कितनी जा रही है? 0 टू क्यू। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कैपिटल क्यू आएगा। तो 1/2 के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल के लिए है या फिर कंडक्टिंग स्फेयर के लिए है। सिमिलरली आप इंग्लिश में देख लीजिए। तो सरफेस पे ये हो जाएगा, फिर हमें एक्स्ट्रा डी क्यू डालना है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। इंटीग्रेशन हमने कर दिया है तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये रेशो निकाल रहा है। रेशो मतलब अगर कोई कंडक्टिंग स्फेयर है और सेम चार्ज वाला यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, तो अभी मैंने बोला कंडक्टिंग स्फेयर के लिए आ जाएगा 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और नॉन कंडक्टिंग के लिए सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसके लिए 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। दोनों का रेशो निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशो कितना आ जाएगा? 1/2 अपॉन 3/5। तो 1/2 और ये 3/5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/3। तो आंसर कितना आ रहा है? 5/6। तो कई बार ये रेशो पूछ लिया जाता है, 5/6 हो जाता है। तो हिंदी में भी दिखा देती हूँ आपके ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उसका शेप हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसका शेप जो है मान लेते हैं स्फेरिकल है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसा दिखाई दे सकता है? सॉलिड स्फेयर के जैसा दिखाई दे सकता है। सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता है वो ई के बराबर होता है, तो इसी फॉर्मूले में
क्यू की बजाय सिर्फ ई रख दिया है, उसको हमने आर रेडियस का गोला मान लिया है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो जानी चाहिए, करेक्ट। लेकिन आइंस्टीन ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, mc² होती है। तो आइंस्टीन के रिलेशन से एनर्जी निकालें तो कितनी होती है, mc² होती है, और हमारे फॉर्मूले से कितनी आई थी, 3/5 ke²/r। तो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो mc² को 3/5 ke²/r के इक्वल करें, और यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालें तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स है। k हमें पता है कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ वैल्यू, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 इंटू 10⁻³ और c स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸। ये सारी वैल्यूज जब सॉल्व करते हैं और r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास, ये देखो सारी वैल्यू रखने के बाद r की वैल्यू आती है 1.69 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर 10⁻15 को फर्मी बोलते हैं, तो 1.69 फर्मी। तो इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकल रेडियस है, क्लासिकल का मतलब होता है बड़ा, है ना, तो क्लासिकल वर्ड जो होता है उस हिसाब से हमारे पास इसका एनर्जी ये आती है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को हम अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर माने आर रेडियस का, ठीक है, तो उसकी एनर्जी ये होनी चाहिए, आइंस्टीन के हिसाब से ये होनी चाहिए, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर की वैल्यू ये आनी चाहिए हमारे पास। जब वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आर का आंसर ये होना चाहिए। दैट्स इट, यहाँ आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।